Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host Mohammed Zulkar Nain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लाइसोसोम्स को स्टडी किया। होपफुली आपको उसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमने इसके मुताबिक पहले भी पढ़ा जब हमने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लिया सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। तो वहां पे भी हमने देखा कि जिस तरह एक शहर का एक पावर हाउस होता है जहां पे शहर के लिए बिजली तैयार की जाती है, इसी तरह हमारे सेल का भी एक पावर हाउस है जहां पर सेल के लिए एनर्जी तैयार की जाती है। और वो एनर्जी जो है वो किस शक्ल में होती है? वो एनर्जी शक्ल में होती है एटीपी। क्या मैंने आपको नाम बताया था? एटीपी। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है मैंने इसके एब्रिविएशन आप लोगों के लिए लिख दिया, आप लोगों को नजर भी आ रहा है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का मुखफ़्फ़ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम इसको आगे जब हम पढ़ेंगे ना, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला एक चैप्टर है हमारा पूरा बायोएनर्जेटिक्स, हम वहां पे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि एटीपी होता क्या है और ये किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी के तौर पर एक्ट करता है। तो आपने सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखना है कि जो एटीपी है ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह से आप क्या करें, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे मुझे फला सामान इतना दे दो, तो आप बदले में उससे बिल्कुल की करेंसी देंगे तो वो आपको सामान देगा ना। इस तरह हमारे जिस्म के अंदर कोई भी काम जब होगा तो उसके लिए सेल को क्या चाहिए होगी? सेल को उसके लिए क्या चाहिए होती है? करेंसी चाहिए होती है। और जो करेंसी है वो किस शक्ल के अंदर होती है? सेल की करेंसी जो है वो एटीपी की शक्ल के अंदर होती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। मैंने अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, मेरे मसल को एटीपी चाहिए। मैंने इसको हाथ को हिलाना है, वापस अपनी जगह पे वापस आ गया, एटीपी चाहिए। तो एटीपी हमारे जिस्म की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। हमें चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इन तमाम कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है जो कि हमारे जिस्म के अंदर इस्तेमाल होती है? वो एटीपी है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये प्लूरल है। जब एक की बात करेंगे तो हम इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियन। स्टूडेंट्स ये क्या है? आर द पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर जगह एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, पावर हाउस है, सेल को पावर देते हैं, वो घर है। ठीक है, वो जगह है जहां से पूरे सेल को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इंट्रोडक्शन के नाम से इसकी हेडिंग बना लेनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके फंक्शन की हेडिंग देंगे। फंक्शन में आप क्या लिखेंगे? इसका काम लिखेंगे, फंक्शन कैसे करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। हम अगर खाना ना खाएं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, हम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं हमारे मैदे के अंदर जाता है, हमारी छोटी आंत के अंदर जाता है। वहां पे वो जो फूड के पार्टिकल्स है ना वो छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो जो हम प्रोटीन्स खाएंगे तो हमारे मैदे के अंदर, हमारी छोटी आंत के अंदर अमाइनो एसिड्स में टूट जाएंगे। इसी तरह जो स्टार्च है ये किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। आपको पता है रोटी चावल के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो ये बनती है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो ग्लूकोज में टूट जाएगी। फिर जब वो चीजें जो है वो छोटी आंत से खून के अंदर आएंगी, फिर खून के बाद जब वो सेल के अंदर जाएंगी तो वो जो चीजें है ना अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, जो कि बड़े पार्टिकल जो फूड का हमने खाया उसको तोड़ने से बने, तो वो जब हमारे सेल के अंदर जाएंगे वो सेल के अंदर जाकर जो काफी सारे जैसे लाइसोसोम्स है, इसी तरह और एंजाइम्स जो है उस पर एक्ट करेंगे, उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़कर उसके अंदर से क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे। आपने इस तरह जहन में, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी हमें हासिल होती है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आपने इसको जहन में रखना है। देखें क्या करते हैं? परफॉर्म द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जाहिर सी बात है जो एनर्जी निकालेंगे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे। रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स देखिए रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन आपने आमतौर पर सुना होगा, सांस लेने के निजाम को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, हम जो है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन है ना जो हम इसे आगे पढ़ेंगे, ये दो तरह की होती है। एक होती है बाहर, जो हम, ठीक है, जो आप नजर आ रहा है, मैंने सांस अंदर लिया, सांस बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर वाले रेस्पिरेशन। लेकिन एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, एक जो है ये काम हो रहा होता है सेलुलर लेवल पर। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं ऑक्सीजन, मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन मेरे अंदर चला गया, अब मेरे लंग्स में ऑक्सीजन, ठीक है, लंग्स से मेरे खून में ऑक्सीजन चला गया। अब खून क्या करेगा? खून जब दिल के पास जाएगा और दिल उसे सारे जिस्म के अंदर भेज देगा, तो वो ऑक्सीजन वाला खून है ना जो,
वो सारे जिस्म के अंदर चला जाएगा, फिर जिस्म के जिस हिस्से को वहां से उससे ऑक्सीजन चाहिए होगी वो वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेल था, इसको ऑक्सीजन चाहिए थी, अब ये ब्लड है, अब इसने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा, ऑक्सीजन को ये लेगा और जो फूड पार्टिकल जो कि हमारे मैदे के अंदर टूटे थे, वो जो ग्लूकोज मैंने आपको बताया है, अब उस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो तोड़ेगा। समझ आ रही है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैसे तोड़ेगा। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, रिएक्शन आपकी अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन आप लोग इसे आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसे लिख लें। C6H12O6 स्टूडेंट ये क्या है, ये ग्लूकोज है, और जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बदले में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी बनती है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये यहाँ पे जब ऑक्सीजन है, ठीक है, जब ये अंदर जाएगा, अंदर जाकर स्टूडेंट्स जब ये ग्लूकोज के साथ मिलेगा, C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पर एटीपी बनेगी। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बना, इसको सेल क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है ब्लड में। फिर वो जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है ना, वो सारा ब्लड आता है दिल के पास, दिल से वो आता है लंग्स के पास, और लंग्स में से स्टूडेंट्स देखें वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, कहते हैं ना हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। मेरे पास समझ में आ रही है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से जाती है ब्लड में, ब्लड से जाती है दिल में, और दिल से सारे जिस्म के अंदर, दिल से सारे जिस्म के अंदर पंप कर देता है। अब जब ऑक्सीजन वाला खून सारे जिस्म के अंदर चला गया, फिर जिस्म के जिस जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की मौजूदगी में, ठीक है, ग्लूकोज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनाएगा, वाटर ब्लड के अंदर ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस ये सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनी वापस खून में डाल देते हैं। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है ना वापस दिल में आता है, दिल से कहां पे आता है, लंग्स में, और फिर लंग्स से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देता है, नई ऑक्सीजन देके दोबारा यही अमल रिपीट होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ऐसे रेस्पिरेशन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, सब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है तो ये भी रेस्पिरेशन ही ना, ठीक है। तो इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक कहते हैं एयर को, ठीक है, मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। किसकी मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ना आपके सामने लिखी हुई है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, जिसमें सेल कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और साथ एटीपी बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आप लोग इसे लिख लें, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो कहां पे रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहा होता है। समझ आ रही, ठीक है, करवाते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक फूड ग्लूकोज। स्टूडेंट्स वो जो फूड जो हमने खाई, मैंने आपको बताया ना, फूड हमारे मैदे के अंदर, छोटी आंत के अंदर ग्लूकोज में टूट गई, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे फिर जज़ब हुआ हमारे जिस्म के अंदर, तो जब सेल्स के पास गया तो सेल्स के पास वो ग्लूकोज एक फूड है, ठीक है। अब सेल ने उस ग्लूकोज को तोड़कर, उस फूड को तोड़कर एनर्जी निकालनी, और एनर्जी कैसे निकालेगा, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए निकालेगा। ऑक्सीजन को ग्लूकोज की मौजूदगी में, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ एटीपी बनेगी। तो ऑक्सीजन यूज होती है टू ब्रेक फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी जो है इसका फंक्शन इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, चीजों को समझना है, समझ करके चीजों को जो है याद करना है। समझ आ रही है, आप लोगों के बेस यहाँ से आप लोगों के सारे आगे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं, या फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे देखें इसकी प्रेजेंस क्या है। देखें मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेम्ब्रेन से लिपटी हुई ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक के सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, इसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स है, दो दीवारें इसके इर्द गिर्द, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होगी। दूसरा से क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, अब इसकी दो मेम्ब्रेन हैं, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो किया है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से इसकी डायग्राम की 1 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ इसकी डायग्राम अपनी किस तरह से ड्रॉ करनी है। आउटर मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स देखिए किस तरह बिल्कुल हमवार है, बिल्कुल स्मूथ है, जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो क्या इनर मेम्ब्रेन देखेंगे ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्टूडेंट्स इस तरह से इनफोल्डिंग्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ
मतलब इस तरह से इनफोल्ड है, फोल्ड का मतलब होता है तय लगाना, इनका मतलब होता है अंदर, मतलब इस तरह से मेम्ब्रेन जा रही है अंदर की तरफ तय लग गई, फिर जा रही है फिर अंदर की तरफ तय लग गई है, इसे कहते हैं इनफोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हुई है कोई चीज। तो इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इनफोल्ड्स हैं, ठीक है। अभी जो इनफोल्ड्स हैं ना, इनको हमें खास नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिस्टी, ठीक है, CRISTA, क्रिस्टी हम नाम देते हैं इनको। हम यहाँ से रीड करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की स्टूडेंट्स, आप हेडिंग देंगे फिर क्या लिखेंगे? जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है? स्मूथ होती है, बिल्कुल साफ सीधी होती है, हमवार होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? फॉर्म्स बनाती है मैनी फोल्ड, बहुत सारी तहें बनाती है। समझ आ रही है? जो तहें है ना, जो फोल्ड्स हैं, हम किसका नाम देते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। और जब हम सिर्फ एक तह की, एक फोल्ड की बात करेंगे तो उससे हम क्रिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। देखिए यहाँ पे कितने सारे फोल्ड, 1 2 3 4 5, तो इन सबको मिलाकर हम क्रिस्टी कहेंगे, लेकिन जब हम एक फोल्ड की बात करेंगे तो उसे हम क्रिस्टा कहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ तक ध्यान में रखना है। अब इनका काम क्या होता है? ये क्या कहते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब स्टूडेंट सरफेस एरिया से क्या मुराद है? ठीक है, हम इसको एक सादा एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर बिल्कुल इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसी तरह से ही होती है। अब देखिए एक ये इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन ठीक है, अगर इस तरह से होती, लेकिन इस तरह से नहीं होती, इस तरह से होती है। समझा? अब देखिए मैं आपसे कहता हूँ इसको निकालें, इसकी लेंथ जब आप मेजर करेंगे ना, फर्ज करिए इतनी बनेगी, लेकिन जब आप इसको मेजर करेंगे क्योंकि फोल्ड हुआ हुआ है, इसकी लेंथ जब आप लंबा करेंगे तो इसकी लेंथ क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या करें? चाहिए कपड़ा लें, चाहिए इतना से कपड़ा लें, उसको जो है वो खास हिस्से में रख दें। आप जो है वो एक और, ठीक है, आप चादर ले लें, उसको फोल्ड करें, उतने से एरिया में आप उसको फोल्ड कर लेंगे। अब एरिया उनका सेम है, ठीक है। अब देखिए ना, उन्होंने जगह एक ही ऑक्यूपाई की हुई है, लेकिन चादर आप खोलेंगे उससे तो उसका एरिया ज्यादा है, आपने उसको क्या किया? फोल्ड करके कम एरिया में रख दिया। अब वो जो छोटा सा कपड़ा था, उसका एक हिस्सा था, ठीक है, वो वहीं पर आएगा। अब वो जो चादर है वो उसके एरिया के अंदर आ गई है, लेकिन उसके वॉल्यूम जो उसके अंदर आ गई, लेकिन उसका एरिया ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें यहाँ पे देखें, ये अगर ये स्मूथ होती है ना, मेम्ब्रेन भी स्मूथ होती, तो इसकी लेंथ कम बनी थी, लेकिन फोल्ड इस वजह से किया हुआ है ताकि कम जगह के अंदर हम ज्यादा जगह को, ज्यादा एरिया को, ज्यादा चीजों को हम रख सकें। तो जिस तरह हमारे पेट के अंदर अगर आप देखें, हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 6 मीटर्स के करीब है। अब 6 मीटर की लेंथ होती है, लेकिन उसको क्या हुआ? फोल्ड करके एक छोटी सी जगह के अंदर रखा हुआ है। अब इसे हुआ क्या है कि बहुत कम जगह के अंदर बहुत ज्यादा चीज आ गई है। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, रेस्पिरेशन मतलब अब ज्यादा, जब अंदर वाली चेन ज्यादा है ना, ठीक है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, वो ज्यादा है, तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा सा हेडिंग देंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होते हैं? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, इसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आपने इसको स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद इनर जो फोल्ड है, जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम किसका नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और उस मैट्रिक्स के अंदर फिर दो चीजें पड़ी होती है, एक होता है डीएनए और एक होते हैं राइबोसोम्स। क्या पड़े होते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए और राइबोसोम्स, आपने इसको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो सेल का डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, लेकिन दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। कौन कौन सी दो ऑर्गेनेलीज हैं? एक हम आज पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दो ऑर्गेनेलीज है, क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दोबारा मैं इसे रिपीट करें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम्स है। और फ्रेंड्स इनके जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स की तरह हैं। अब प्रोकैरियोट्स की तरह के राइबोसोम से क्या मुराद है? अब राइबोसोम जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में फर्क क्या होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं। जब अब होना तो ये चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है तो इसके राइबोसोम जो है वो साइज में बड़े होने चाहिए, लेकिन जो सेल के अंदर पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जिस तरह प्रोकैरियोट्स के थे, जिस तरह बैक्टीरिया के होते हैं। समझ आ रही है? तो इन ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इनके जो राइबोसोम्स हैं ज्यादा सिमिलर हैं किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, इनर फ्लूइड जो है, इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल, ठीक है, अंदर लिक्विड लाइक मटेरियल से मैट्रिक्स कहते हैं, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, बल्कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। उसके बाद फ्रेंड्स देखें, बट डीएनए राइबोसोम्स के हेडिंग देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन, ओन का मतलब होता है अपना,
अपना डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आर मोर सिमिलर, ज्यादा मुशाबियत रखते हैं किसके साथ, टू प्रोकैरियोट्स के साथ देन यूकैरियोट्स के निस्बत प्रोकैरियोट राइबोसोम जो हैं उनके साथ ज्यादा सिमिलर हैं, ज्यादा मुशाबियत रखते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसी तरह से इनके पॉइंट्स बनाने और डायग्राम आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फ्रेंड्स लाजमी है कि आपके डायग्राम जो है वो एग्जैक्ट बुक जो है वो बनी हो। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक आउटर मेम्ब्रेन बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं इसके डायग्राम, ठीक है। अब इस तरह से आप कोई भी फोल्ड्स बना के, लाजमी नहीं है कि आपने, ठीक है, वो बुक की तरह के फोल्डिंग्स बनानी है, आप किसी भी तरह के फोल्डिंग्स बना देंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो क्रिस्टी को आपने लेबल करना है। बायोलॉजी के अंदर आपके डायग्राम लेबलिंग आपकी वैल्यू है, ठीक है, लेबलिंग की इंपॉर्टेंस है। तो आपकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए, लेबलिंग गलत ना हो आपकी। तो आप किसी भी तरह के अंदर जो फोल्ड्स बना देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छी और साफ डायग्राम बनाने के लिए आप इसके एक दो मिनट बुक को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की बनानी आ जाएगी। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।